हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बेहद स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और इसमें हम लोग अभी पहला चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक हमें लग रहा है कि कुल 14 वीडियो हो चुकी हैं, ठीक ना। 14 क्लास हमने ले लिया है, ठीक ना। आज बेटा 15वां क्लास हम लोग देखेंगे। फिजिक्स का 15वां क्लास है आप, ठीक है। वो भी पहले चैप्टर का बड़ा भारी भरकम चैप्टर है और जिसमें से सारी चीजें को हम एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। यदि खूब डिटेल में पढ़ना है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ठीक खूब बढ़िया आप नोट्स तैयार करें और मेरा नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक बेटा। तो आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे और क्लास 12th के फिजिक्स में बेटा ठीक लगभग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग खूब बढ़िया से देखने वाले हैं, ठीक बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, ठीक। हाँ देखिए बेटा, तो आज वाला टॉपिक है हम लोगों का एक समान ध्यान दे बेटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। एकदम ध्यान से सभी लोग, आज का टॉपिक है हम लोगों का एक समान। एक समान का मतलब हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान समान होना चाहिए। एक समान, ध्यान दीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर, हाँ वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसे बलाघूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। ये है मतलब हम लोग अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख पाएंगे टॉर्क, भैया टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम ध्यान से और एकदम मन से पढ़ें आप, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। थोड़ा सा बेटा फिजिक्स का कोर्स लंबा है और केमिस्ट्री का कोर्स थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए हम ज्यादा क्लास फिजिक्स का लेंगे और थोड़ा कम क्लास केमिस्ट्री का, ठीक। कुल मिला के हमें दोनों सब्जेक्ट किसी भी हालत में पूरा करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। एकदम निश्चिंत रहें। कई बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कि सर ठीक ऐसा तो नहीं, एकदम नहीं बेटा, ठीक, एकदम नहीं, ठीक। आप इसके बारे में सोचिए मत, ठीक। किसी भी हालत में आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। हमें जहां तक उम्मीद है अक्टूबर या नवंबर तक क्लास आपका एकदम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री समाप्त कर देंगे, फिर रिवीजन करा देंगे आपके एग्जाम तक, ठीक। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, ठीक। खूब बढ़िया नोट्स बनाइए एकदम पर डे, ठीक। पर डे का क्लास अटेंड करें और पर डे का नोट्स खूब बढ़िया से बनाएं और उसको रिवाइज भी करें। कोई दिक्कत होती है तो हमसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। कहीं कोई सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री का फंस रहा है तो जरूर पूछें बेटा, ठीक। तो चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। अब हम लोग ठीक ध्यान दें, एक फिगर बना रहे हैं जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में और देखेंगे उस पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक, क्या काम करेगा। तो यह बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, देखें देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात खूब ध्यान से सुन ले तो और मजा आएगा। एक होता है बल, एक होता है बल आघूर्ण और एक होता है बल युग्म का आघूर्ण, समझे आप। जो बल होता है यदि किसी पिंड पर हम लगा देते हैं, ठीक, तो वो बल क्या करता है, स्थानांतरित गति कराता है या वो गति कराने के लिए प्रेरित करता है, गति करने के लिए। बल के द्वारा आप क्या करते हैं, बल के द्वारा किसी वस्तु को ठेल देंगे, आप ठेल कर ले जाएंगे एक स्थान से या ठेलने की कोशिश करेंगे। अब बल आघूर्ण क्या होता है ना बेटा, उसी स्थान पर घुमाने की कोशिश करता है, यानी घूर्णन गति।
बल जो है स्थानांतरित गति कराने की कोशिश करता है या कराता है। बलाघूर्ण और बलयुग्म का आघूर्ण ये दोनों घूर्णन गति कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये दोनों घूर्णन, जैसे अब देखें, जैसे ये मान लेते हैं कोई पिंड है, इसका अक्ष है, जहां हम पकड़े हुए वही अक्ष है, उसी पर रुका हुआ है, और यहाँ पे आप बल लगा देंगे, आप सोचेंगे तो ये घूमने लगेगा, या ऐसे बल लगा देंगे तो ये घूमने लगेगा। तो ये जो ध्यान दें, लगा तो बल रहे हैं, लेकिन उस बल के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? बलाघूर्ण। और जानते हैं बलाघूर्ण बराबर क्या होगा? जो आपने जितना बल लगाया, बल और घूर्णन अक्ष से दूरी से यदि गुणा कर देंगे, जितना बल लगाया बल और घूर्णन अक्ष से इसके बीच की दूरी से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? बलाघूर्ण। जब एक बल किसी पिंड को घुमाने की कोशिश कर रहा है या घुमा रहा है, तो वहां क्या उत्पन्न होगा? बलाघूर्ण। और जब दो बल मिल करके किसी पिंड को, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई अक्ष है, हमने यहाँ भी लगा दिया बल, यहाँ ठीक दोनों बल ऐसे लगा दिया, हाँ, लेकिन वहां पर जब दो बल मिलकर के घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब बल युग्म का आघूर्ण में बल युग्म होता है, बलों का दो जोड़ा होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो बलों के जोड़े को, किसी भी बलों के दो बलों को हम लोग बलयुग्म नहीं कह सकते। किसी भी दो बलों को, किन्हीं भी दो बलों को हम लोग बलयुग्म नहीं कह, उसके लिए शर्त है, तो हम फट से बता देते हैं आपको, बलयुग्म। बस 1-2 मिनट लगेगा, क्योंकि ये नाम आ गया है सामने, तो इसको खत्म करते हैं हम लोग, बलयुग्म। तो जानते हो बेटा बलयुग्म किसे कहेंगे? जैसे ठीक, ध्यान से सुन लेंगे आप, ये कोई पिंड है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक, आपने एक बल इधर लगा दिया, एक बल इधर लगा दिया, दोनों का मान कितना है? यफ। ठीक, तो वैल्यू तो सेम है, मान समान है। तो बलयुग्म में क्या होता है? ध्यान देंगे, आप याद रखिएगा, मान क्या होता है? समान। ठीक है, 3 शर्तें होती हैं, मान समान, यानी बलों का मान समान। ठीक बेटा, और क्या हम लोग लिख सकते हैं? इनकी दिशाएं जो होती हैं, ठीक, दिशाएं विपरीत होती हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें, दिशाएं विपरीत, मान समान, दिशाएं विपरीत, और क्या क्या? ठीक, और तीसरा, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इन बलों की क्रिया रेखा, जो बलों की क्रिया रेखा है, वो क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न भैया। ठीक, क्रिया रेखा भिन्न, ये 3 शर्तें हैं। ठीक, जो दो बल इन तीनों शर्तों को फॉलो करेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बलयुग्म। तो जैसे मान लेते हैं इस पिंड पर एक बल इधर लगा दिया यफ, इधर लगा दिया एक बल यफ, तो क्या ये बलयुग्म है? चलिए देख लेते हैं। मान समान, सही है, दोनों का मान समान, दोनों यफ है। दिशाएं विपरीत, ये भी एकदम सही है, दिशाएं विपरीत है। ठीक, और क्रिया रेखा भिन्न भिन्न, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न नहीं है, एक ही क्रिया रेखा, देख रहे हैं ना आप, एक ही क्रिया रेखा है, तो यहां पर इनको हम लोग बलयुग्म नहीं कह सकते। हाँ, अगर हमने क्या किया कि इधर यफ लगा दिया, यहां पे लगा दिया एक सिरे पे, और यहां पे लगा दिया यफ, तो अब इन दोनों को देखिए बेटा, ध्यान दें, मान समान एकदम सही, ठीक, दिशाएं विपरीत एकदम सही, ठीक, और क्रिया रेखा क्या है? भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, अलग अलग क्रिया रेखा, देख रहे हैं आप। ठीक, ये इसकी क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा है। ठीक, तो क्रिया रेखा अलग अलग है, तो अब जाके हम कह सकते हैं ये और ये दोनों क्या होंगे? बलयुग्म होंगे। और आपको लग भी रहा होगा कि ये दोनों मिल करके इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे, यहां से इसको ठीक ऐसे घुमाएंगे, दोनों बलयुग्म कहलाएंगे। अब यहाँ बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन यदि इसको बात कर लेते तो ये नहीं घुमाते, तो सीधा खींचते। ठीक, तो ये बलयुग्म है। और जब दो बल मिलकर के किसी पिंड को घुमाने की कोशिश करते हैं या घुमा देते हैं, तो वहां पे बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। और जानते बेटा, वो जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, जानिए उसको, ये जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, वो फार्मूला क्या होता है? एक बल, परिभाषा क्या होती है? एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, यदि गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? बलयुग्म का आघूर्ण। एक बल, जैसे यहाँ पे बल समान होगा तो कोई एक ले सकते हैं, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो एक बल चाहिए बराबर है, एक बल ले लेंगे और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच, यानी इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, ठीक, उससे गुणा कर देंगे तो बलयुग्म का। बलाघूर्ण क्या होता है? ठीक, बल में घूर्णन अक्ष से, ध्यान दें, बल में घूर्णन अक्ष से दूरी, उस बल की दूरी के बीच गुणा कर देंगे तो बलाघूर्ण। लेकिन बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक, एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी से यदि गुणा करेंगे तो हमें बेटा हो क्या मिलेगा? बलयुग्म का आघूर्ण। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो ये बलयुग्म का आघूर्ण होगा। इसका मतलब, ठीक, क्या कह रहा है सवाल? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो निश्चित रूप से वहां बलयुग्म उत्पन्न होगा। यानी दो बल लगेंगे उसके सिरों पर, दो बल जिनका मान बराबर होगा, दिशाएं विपरीत होंगी और ठीक क्रिया रेखा उनकी भिन्न भिन्न होगी,
तब जाके बल युग्म उत्पन्न होगा। अब वो बल युग्म से ठीक दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी से यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बल युग्म का आघूर्ण। यानी द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण तभी उत्पन्न होगा जब उस द्विध्रुव पर दो बल लग रहे होंगे और दोनों के मान बराबर, दिशाएं विपरीत और क्रिया रेखा क्या होगी? भिन्न भिन्न, तब न मिलेगा, तब न बल युग्म होगा भैया। बल युग्म होगा तभी बल युग्म का आघूर्ण होगा, उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये स्थिति है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में ये सही है कि जब वैद्युत ध्रुवों को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस पर दो बल काम कर रहे हैं, दोनों के मान बराबर, दिशाएं विपरीत और क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, तभी तो हम कह सकते हैं कि उन पर क्या उत्पन्न होगा? बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, हाँ होगा भैया एकदम। अभी फिगर से क्लियर करेंगे तो एकदम मस्त होगा, देखें, ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए तो मान लेते हैं कि यहां एक धातु की प्लेट यहां पर ले लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, और दूसरी धातु की प्लेट बेटा हो हम लोग यहां ले लेते हैं। ठीक ही है, ये दो धातु की प्लेटें हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, ठीक है। अब सही है, ठीक, एकदम सही। ऐसे मान लेते हैं इधर वाली प्लेट बेटा, ध्यान देंगे, इधर वाली प्लेट कैसी है? धनावेशित है। तो हम शुरू से ही चिल्ला रहे हैं, ठीक, कि यदि दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके बीच में। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा हो हमेशा बताया था हमने, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में होगी। और वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर चलती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगी, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यहां पॉजिटिव से किस तरफ? नेगेटिव की तरफ होगी। तो इस बीच में जैसे आप एक चीज और बता देते हैं, मान लेते हैं इस कमरे में, ठीक, इधर वाली प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट लगा दिया इधर, वो पॉजिटिव है, या ये वाली दीवार, इधर वाली दीवार बेटा, इधर वाली दीवार धनावेशित है, इधर वाली दीवार क्या है? ऋणावेशित। तो इसी स्थिति में जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाएंगी, और जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी बेटा। तो यहां से इस दीवार से इस दीवार की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। हमें उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वही चीज यहां पर भी आप बताएं, एक प्लेट ये ले लिया, एक प्लेट ये पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव, तो हम निश्चित रूप से इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उसकी दिशा, उस वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा हो किस तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई, ठीक ना? ध्यान देंगे हम लोग, देखिए आप, ठीक, मान लेते हैं कि इसके बीच में एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया आपने, ठीक, इसके बीच में, ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे तिरछा ही रख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, हम बना देते हैं फट से। मान लेते हैं कि इसके बीच में भैया हो एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने रख दिया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक। हाँ देखें, एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने रख दिया, ठीक, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। हाँ देखिए बेटा, ये मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरीके से हमने रख दिया, ठीक। अब जरा देखिए इसमें, और मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे भी बीच में भी हम दिखा देते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और मान लेते हैं कि इस पूरे बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, उसका मान कितना है? कैपिटल ई है, और हर जगह समान है, ठीक है। ध्यान देना है आपको, ठीक ना, समझने की कोशिश करें आप, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला सिरा वैद्युत द्विध्रुव का पॉजिटिव है, और ये वाला सिरा क्या है? नेगेटिव है। और यहां पर, ठीक, यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां पर जो इसका चार्ज है वो कितना है? प्लस क्यू, और यहां पर जो इसका चार्ज है वो कितना है? माइनस क्यू है, ठीक है, एकदम सही। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ, इसकी लंबाई, आप ध्यान दीजिए एकदम ध्यान से एक एक चीजों को। मान लेते हैं बेटा हो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी है? 12, ठीक, 12 है,
एकदम बढ़िया। और इसका वैद्युतीय ध्रुव आघूर्ण यहां पे बना देते हैं हम। वैद्युतीय ध्रुव आघूर्ण बहुत बार पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या है, वेक्टर पी है, ये स्थिति है। और वैद्युत क्षेत्र के साथ ये जो वैद्युतीय ध्रुव है वो कितने कोण पर है, थीटा। वैद्युतीय ध्रुव के साथ ये कोण जो है थीटा डिग्री के कोण पर है। समझे आप, समझे, समझने की कोशिश करें। एक चीज हम लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक बेटा, ध्यान देना है आपको, हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं एक चीज, ठीक, क्या बहुत पढ़े हैं, ठीक, ध्यान देना है आपको। इसको मिटा देते हैं। हम लोग खूब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अभी आपको बता देते हैं, क्या पढ़े हम लोग। हाँ, समझने की कोशिश करें। हमने पिछले क्लास में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था कि क्या था, कि जैसे जैसे आप समझने की कोशिश करें सभी लोग, ये कोई आवेश है प्लस क्यू, इसका अपना क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और इस बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये मान लेते हैं प्लस क्यू है। तो इस बिंदु पर ठीक यहां पे हमने कोई क्या रख दिया था, क्यू नॉट आवेश, प्लस क्यू नॉट आवेश। तो इस पर वैद्युत बल कितना लगा था, याद करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने बताया हुआ है। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ई बराबर हमने क्या बताया था, उस आवेश में, सॉरी, उस आवेश पर लगने वाले बल में उस आवेश से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक उसी तरीके से इस पूरे, ठीक, दोनों दीवारों के बीच यूनिफॉर्म है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो हर जगह समान, तो यहां भी एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहां भी वैद्युत क्षेत्र का मान ई ही होगा यहां पर। और जब वैद्युत क्षेत्र यहां ई होगा तो ई बराबर क्या कह सकते हैं, इस पर मान लेते हैं, ध्यान दिए, आप सोच सकते हैं, जरा सोचे बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है। तो ये धनावेशित प्लेट इसको प्रतिकर्षित करेगी, ऋणावेशित आकर्षित करेगी। तो इस पर इस दिशा में वैद्युत बल लगेगा कि नहीं, एकदम लगेगा। ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरीका आज से जानिए कि यदि किसी, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा। और वैद्युत बल की दिशा हमेशा धनावेश, ठीक, ध्यान दिया, वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगी। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, ये दीवार पॉजिटिव है, ये दीवार नेगेटिव है, ठीक, तो इस कमरे में, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अगर बेटा यहां पे हम, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे कोई, इसके बीच में कोई आवेश धनावेश रख देंगे तो जानते हैं धनावेश पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ऐसे नहीं समझ में पा रहे हैं तो ऐसे भी समझ लीजिए, ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है। तो धनावेशित प्लेट इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित, और ऋणावेशित प्लेट क्या करेगी, आकर्षित। तब भी उसी दिशा में वैद्युत बल। और बढ़िया से हम आपको समझा देते हैं, दो कॉपियां हम ले लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, दो कॉपियों के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए इधर, मान लेते हैं, ठीक, ये दो कॉपियां हैं, और ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लेट हो गई, ये धनावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गई। ठीक, तो आप समझ सकते हैं, ये वाली प्लेट धनावेशित है, ये वाली ऋणावेशित है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ। यदि इसमें कोई धनावेश रख रहे हैं तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ लगेगा। और इसमें बेटा यदि कोई, क्यों लगेगा, ऐसे भी देख सकते हैं, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित, धनावेश रख देंगे बीच में तो धनावेशित प्रतिकर्षित करेगी, ऋणावेशित आकर्षित करेगी, तो धनावेश पर इस दिशा में बल लगेगा। और यह दिशा किस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही है। तो इसका मतलब अब आज से एकदम याद रखिएगा, जो धनावेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। अगर इस बीच में ऋणावेश रख दें आप तो ये ऋणावेशित प्लेट इसको प्रतिकर्षित करेगी, ये आकर्षित करेगी, तो ऋणावेश पर इस दिशा में वैद्युत बल लगेगा। इसका मतलब, ठीक, ऋणावेश पर वैद्युत बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश पर वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, एकदम सही। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज यहां पर है। तो ये बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो धनावेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। ठीक, धनावेश पर भैया वो वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा, और ये क्या होगा, यफ। ठीक, यफ बराबर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताइए। ठीक, यहां पर यदि कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है, हर जगह ही है तो यहां भी है क्योंकि एक समान है। तो ई बराबर, हमने अभी भी बताया, आपको खूब बढ़िया से बताया कि ई बराबर यफ अपान क्यू। तो जब ई बराबर, हम यहां पे बल्कि लिख देते हैं, ई बराबर क्या हो गया, यफ अपान क्यू, यहाँ पे आवेश क्यू है, तो ई बराबर बेटा हो, ठीक, हाँ, यहां से इसको
हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए बेटा, E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F अपान क्यू लिख सकते हैं। यहां पर लगने वाला बल अपान क्यू आवेश, जो आवेश रखे हैं उसी से इस पर लगने वाले बल में क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र मिलता है। क्योंकि ठीक परिभाषा ही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कि किसी बिंदु पर रखे आवेश, ठीक ऐसे कह सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यानी यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और इस पर बल F लग रहा है क्यू आवेश पर, तो ई बराबर F बाई क्यू। अब F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो F बराबर यहां पे क्या देखने को मिलेगा, QE। कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिए। ठीक वैसे ही ठीक यहां पे माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो वैद्युत बल इस पर इस दिशा में लगेगा। तो हम यहीं पे बता देते हैं वैद्युत बल बेटा इस दिशा में लगेगा। और मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे ई है, तो ई जो वैद्युत क्षेत्र इस पर लगने वाले वैद्युत बल और यहाँ की आवेश भी क्यू है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। प्लस माइनस क्या कर रहा है, प्लस की दिशा कारण इधर, माइनस के कारण इधर, दिशा को बता रहा है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, F अपान क्यू। तो जब हम F निकालेंगे यहाँ पे, तो F की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ गई, QE। ठीक, एकदम बढ़िया। F इज इक्वल टू, ठीक, F इज इक्वल टू बेटा वो क्या आ जाएगा, QE। इसको ठीक ना, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहां पर भी बल उतना ही हुआ, दोनों बलों के मान क्या हो गए, समान। अब देखिए बल युग्म उत्पन्न होने वाला है, खूब ध्यान से देखिए बेटा, एक दोनों बलों के मान समान, लेकिन दिशाएं क्या है विपरीत, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। मान दोनों का समान है, QE QE, दिशाएं बेटा विपरीत है और क्रिया रेखा भी अलग अलग है। देख रहे हैं ना, इसकी क्रिया रेखा यहां है और इसकी क्रिया रेखा यहां है। तो बताइए बल युग्म हुए कि नहीं, एकदम हुए। अब बल युग्म क्या उत्पन्न करेंगे, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, दोनों मिलकर के घुमाने की कोशिश करेंगे, एकदम देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे बेटा, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे दोनों मिलकर के। ठीक, और जहां दो बल किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से वहां बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो यहां पर भी बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। अब बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता क्या है, ठीक हम लोग देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है। तो देखें हम लोग देखने जा रहे हैं, तो याद रखिए बल युग्म का आघूर्ण बराबर, यहीं पे लिख देते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, ध्यान में आता है। ठीक, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, इसको देख लीजिए आप। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है बल, कोई एक बल ले लेंगे दोनों बलों में से, गुणे दोनों बल, गुणे दोनों बलों की क्रिया, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत क्या दूरी। ठीक, एकदम सही। ठीक ना, ये बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म के आघूर्ण को बेटा वो किससे प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर यहां क्या हो जाएगा, जरा देखें आप। ठीक, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, हाँ देखिए, टाउ यहां लिख देते हैं। तो टाउ बराबर क्या होने वाला है बताइए, F बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। भैया एक की क्रिया रेखा ये है, एक की क्रिया रेखा, इनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा देंगे। ठीक, और यहां से क्या डाल देंगे, लंब। कितना बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो दोनों की, इसकी ये क्रिया रेखा, इसकी ये, दोनों के बीच की यही लंबवत दूरी है। ठीक है, एकदम सही। ठीक, ध्यान देना है आपको। हाँ देखिए जरा, अब दोनों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यही चाहिए, हम नाम रख देते हैं। यहां का पॉइंट मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया भैया, और यहां का पॉइंट सी। तो इसका मतलब लंबवत दूरी क्या है, ए बी है। दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की, इसकी ये क्रिया रेखा, इसकी बीच की यही लंबवत दूरी ए बी है। तो टाउ इज इक्वल टू F
और इंटू क्या लिख देंगे भैया, ठीक, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू क्या, ए बी। एफ इंटू क्या लिख दिया हम लोगों ने, ए बी, एकदम सही, ठीक। अब देखिए बेटा एफ और ए बी दोनों का मान यहां रख रहे हैं, ठीक, आपको एकदम समझ में आएगा। हम लोग सब लोग जानते हैं, यहां पे लिखा होगा, आप देख रहे हैं कि एफ की वैल्यू क्या है, क्यूई, कोई दो राय नहीं इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम डाउट नहीं, ठीक है, बढ़िया। और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा, ठीक, ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी एकदम थीटा होगा, ठीक। अब हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक, ध्यान दें आप बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें हो, एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक, एबीसी में, इसमें हमें ये चाहिए, ए बी चाहिए, ये थीटा पता है और ये भी लंबाई पता है हमें, ठीक, एसी भी पता है 12, ठीक, जो कि कर्ण है, ये थीटा के सामने क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमें लंब निकालना है और कर्ण और थीटा दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में कौन संबंध स्थापित करता है, साइन थीटा। तो भैया और यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, जानते हैं यहाँ, ठीक, जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको पहले ही लिख देते हैं, जो बलयुग्म का आघूर्ण यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो टाउ बराबर वास्तव में होता क्या है बेटा, पी साइन थीटा होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और इसे ही हम लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और यही आने वाला है बस कुछ ही देर में, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी आपको दिखाई दे रही है, ए बी, अपान कर्ण कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 2l, एसी भी लिख सकते हैं 2l लिख सकते हैं। अब यहाँ ए बी की वैल्यू आप देखें कितना बढ़िया, ए बी इज इक्वल टू बेटा हो क्या आ जाएगा, 2l क्या हो, साइन थीटा, 2l साइन थीटा आएगा, ए बी बराबर 12 साइन थीटा। एक चीज और हम लोगों के सामने यहाँ यूज होगा, उसको भी हम पहले ही लिख देते हैं, 2ql कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर p होता है। तो ये सारी चीजें इसमें यूज होने वाली हैं, एकदम इत्मीनान से मेहनत से पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। तो टाउ बराबर, ध्यान दे बेटा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ की जगह क्या लिखे हो, क्यूई, इंटू ए बी की जगह क्या लिखे, 2l साइन थीटा, सही है कि नहीं, एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे इधर उधर, तो टाउ इज इक्वल टू, यहाँ 2 को सामने लेते हैं, यल को भी, तो यहाँ 2ql और इंटू क्या लिख सकते हैं, ई, क्या लिख सकते हैं भैया, साइन थीटा, कितना बढ़िया पॉइंट, 2ql इंटू ई साइन थीटा, एकदम मस्त। अब 2ql भी हमने पहले से ही लिख दिया, पी इंतजार कर रहा है बेचारा, तो टाउ इज इक्वल टू बेटा हो क्या हो जाएगा, पी ई, ठीक, क्या, साइन थीटा, ठीक, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें दो केस बना के इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं, छोटा सा, ठीक। केस फर्स्ट क्या कहती है, देखें, ध्यान दीजिएगा बेटा, केस फर्स्ट, यदि, ध्यान दें आप, केस फर्स्ट कहता है कि यदि, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, यदि भैया हो, एकदम ध्यान दें इधर, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा हो, समांतर, पहले समांतर रख देते हैं, समांतर रखा हो तो, ठीक, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में समांतर पैरेलल रखा है, ठीक, मतलब इसको ऐसे पैरेलल रख दिया आपने, ठीक, इसको पैरेलल भैया हो, इसको पैरेलल, वैद्युत क्षेत्र में समानांतर रख दिया पैरेलल। जब पैरेलल रखेंगे बेटा, तो इस केस में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, एकदम होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल रखेंगे इसको ऐसे, तो थीटा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यहां 0 रखेंगे साइन 0 की जगह, तो टाउ एक बार लिख ही देते हैं, टाउ इज इक्वल टू पीई, और क्या भैया हो, साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी टाउ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 0, ठीक, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, ठीक, ये आ गया केस फर्स्ट। केस सेकेंड भी आपको बता देते हैं, तो केस सेकेंड हम यहीं पे बना देते हैं, तुरंत बना देते हैं, ठीक, यहां पे देखें बेटा, केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या कहता है कि जब, ध्यान दें, या यदि, समझेंगे, आसान है, एकदम आसान, यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र में
क्या रखा हो, लंबवत। हाँ, वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र में कैसे रख दिया जाएगा, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में लंबवत, ठीक, लंबवत रखा हो। और जब लंबवत रखेगा तो थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब थीटा जब 90 डिग्री रखेंगे बेटा तो टाउ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, पी साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू सब लोग जानते हैं एक, और उस स्थिति में साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम भी हो जाती है। तो जब साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम तो टाउ भी मैक्स होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी। ठीक, जब लंबवत रखेगा तो वॉल्यूम का गुण अधिकतम होगा और वैल्यू कितनी आएगी, पीई। ठीक है, एकदम बढ़िया। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर वॉल्यूम का आघूर्ण के टॉपिक को क्या कर दिया, समाप्त। ठीक ना, छोटा सा टॉपिक था और इसको समाप्त कर दिया। अगर साइड बुक से देखेंगे तो चैप्टर यही समाप्त होता है, लेकिन एनसीईआरटी से देखेंगे तो इसमें गॉस प्रमेय भी शामिल है, तो हम लोग गॉस प्रमेय भी शामिल करेंगे और फिर पूरे चैप्टर के सवाल आप लोगों के सामने, ठीक, कई कम से कम 20-25 एकदम महत्वपूर्ण सवाल मेरे द्वारा बनाए गए हैं और उन सब सवालों को कोशिश किया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक, अब देखिए बेटा, तो इस तरीके से इसको टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक। अब हम लोग, ठीक, अगला जो कार्यक्रम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स, ठीक, और क्या क्या, ठीक ना, हम लोगों को पढ़ना होगा उसमें गॉस प्रमेय से संबंधित। तो सबसे पहले क्षेत्रफलीय सदिश, फिर कोण घनकोण के बारे में हल्का सा जानेंगे और फिर वैद्युत फ्लक्स के बारे में और फिर गॉस प्रमेय के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। एकदम जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस प्रमेय के बारे में हर साल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बने रहेंगे और पूरे क्लास को, पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो बेटा वीडियो देखने के लिए, पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप एकदम लगे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ाई में। ठीक, धन्यवाद।